Hello friends, how are you? I feel like you will be good and happy with your family and relatives. Please take care of yourself. You know about of this is a pandemic time. Okay, so please take care. Today I will be teach you Supreme Court. You know about of Supreme Court. Uh, Constitution in Part 5 given that Supreme Court Article 124 to 147 is denoted about of Supreme Court. So सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 28 जनवरी 1950 को। और हमारे भारतीय संविधान में न्यायालय को एकीकृत की व्यवस्था की गई। एकीकृत व्यवस्था है न्यायालय की हमारे संविधान में, जबकि अमेरिका में द्वंद्व न्यायालय की स्थापना की गई, संघ के लिए अलग राज्य के लिए अलग, लेकिन ऐसा हमारे यहाँ पे नहीं है। ओके, तो द्वंद्व व्यवस्था की गई है कहाँ पे? सुप्रीम यूएसए में, लेकिन हमारे यहाँ पे एकीकृत न्यायालय है। हाँ, राज्य स्तर पे न्यायालय है, लेकिन कानून एक ही बना है सभी के लिए, राज्य स्तर पे हो चाहे कानून चाहे केंद्र के स्तर पे हो। सुप्रीम कोर्ट जिसमें प्रमुख है। तो जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई 1950 में, तो जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्लस अन्य न्यायाधीश थे जो उनकी संख्या 8 थी। इसके साथ समय के साथ परिवर्तन होता गया। 1956 में इनकी संख्या 11 हो गई, 1960 में 14 हो गई, 1977 में 18 हो गई, इसके बाद 1986 में 26 हो गई, इसके बाद 2009 में जब चेंज हुआ तो 31 हो गई, इसके बाद 2019 में भी जो चेंजिंग हुआ है, 2019 में चेंजिंग हुआ था उसमें 34 हो गई। 34 कैसे? जैसे एक मुख्य न्यायाधीश और 33 अन्य न्यायाधीश। तो इनमें परिवर्तन क्यों हुआ? क्योंकि केस पेंडिंग पर रहते थे और उनका केस सॉल्व नहीं हो पाते थे, केस का जस्टिस नहीं हो पाता था। तो इसी को देखते हुए सरकार ने, संसद ने इसमें क्या किया है, न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की है और आगे भी होगी स्थिति को देखते हुए। तो इस प्रकार से अभी जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं शरद अरविंद बोबड़े जी हैं। ओके, इससे पहले रंजन गोगोई थे और इससे पहले दीपक मिश्रा थे। ठीक है, तो इस प्रकार से इनमें चेंजिंग होती गई है। और सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो बता ही दिया मैंने कि अनुच्छेद 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात कही गई है और संविधान के भाग 5 में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट एक स्वतंत्र न्यायपालिका है और इसमें किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप सरकार नहीं कर सकती है, वो अपने जजमेंट देने के लिए स्वतंत्र है। ठीक, और ये समय के साथ जो न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, कारण उसका यही है कि केस पेंडिंग में रहते थे। तो ये आपके दिमाग में सवाल नहीं उठना चाहिए कि बढ़ोतरी क्यों हुई है, बस इसी कारण से हुई है कि केस जो पेंडिंग में हैं और होते हैं अभी भी हैं, तो उनमें उनका सॉल्यूशन किया जा सके, उनको जस्टिस मिले, ज़्यादा से ज़्यादा केस देखे जा सकें न्यायपालिका द्वारा। इस प्रकार से अब हम सुप्रीम कोर्ट से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ और मुद्दों की बात करें तो जैसे सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं और राष्ट्रपति जी करते हैं, और अन्य न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है सुप्रीम कोर्ट की, वो भी राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से की जाती है। ठीक है, इसके बाद हाई कोर्ट की हम अगले चैप्टर में बात करेंगे। आज सुप्रीम कोर्ट से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन सभी अनुच्छेदों को देख लेते हैं बारी बारी से, जो प्रमुख अनुच्छेद हैं जो हमारे परीक्षा के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण अपना रोल अदा करते हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, तो बात करें अनुच्छेद 124 की, तो अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बोला गया है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में बोला गया है। इसके बाद बात करें
125 की तो न्यायाधीशों के वेतन के बारे में बोला गया है, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते होंगे उनके बारे में बोला गया है। इसके बाद 126 की बात करें तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। जो मुख्य न्यायाधीश होंगे कार्यकारी, उनके बारे में बोला गया है। 27 की बात करें तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। 127 में तदर्थ न्यायाधीश, अब इनके बारे में बताऊंगा मैं। मुख्य न्यायाधीश, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, तदर्थ न्यायाधीश क्या होते हैं, ठीक है। तो इनके बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। तो जैसे मैंने बताया अभी कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं, तो कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वो होते हैं जब ऐसी कंडीशन आ जाती है कि मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित होते हैं या अस्थायी रूप से अनुपस्थित होते हैं या स्थायी रूप से अनुपस्थित हो जाते हैं, या अपना जो उनका दायित्व है काम करने में समर्थ नहीं हो पाते हैं। राष्ट्रपति को ऐसा महसूस होता है तो राष्ट्रपति वो उच्चतम न्यायालय के किसी अन्य न्यायाधीश को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश क्या होते हैं। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश वो होते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जब किसी भी प्रकार से उपस्थित नहीं हो पा रहे हैं या किसी अपने काम करने में असमर्थ रहते हैं, समर्थ नहीं हो पाते उस काम करने में, और ऐसा राष्ट्रपति को लगता है कि ये अपने दायित्व का उचित उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, तो राष्ट्रपति जी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से किसी एक को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकते हैं, ये रहता है। और तदर्थ न्यायाधीश की बात करें तो तदर्थ न्यायाधीश वो होते हैं जब स्थायी न्यायाधीशों का quorum पूरा नहीं हो पा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के स्थायी न्यायाधीशों का quorum पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मुख्य न्यायाधीश को ऐसा लगता है कि वो quorum पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तब वो उच्च न्यायालय के किसी भी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों में से सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में उनको नियुक्त कर सकते हैं। मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं तदर्थ न्यायाधीश के रूप में जब वो quorum पूरा नहीं हो पा रहा हो सुप्रीम कोर्ट का, तब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कौन कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। तो ये होता है तदर्थ मुख्य न्यायाधीश, और quorum पूरा करने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, मुख्य न्यायाधीश जी करते हैं। और कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, वो करते हैं राष्ट्रपति जी। जब किसी भी प्रकार से मुख्य न्यायाधीश असमर्थ रहते हैं अपना काम करने में, अपने कर्तव्यों का दायित्वों का निर्वहन करने में, या स्थायी रूप से उनका पद रिक्त हो या अस्थायी रूप से रिक्त हो, तो मुख्य कार्यकारी के रूप में एक न्यायाधीश को नियुक्त कर देते हैं राष्ट्रपति जी। ये हो जाते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश और तदर्थ न्यायाधीश, ठीक है। आर्टिकल 131 की बात करें तो इनका क्षेत्राधिकार है, मूल क्षेत्राधिकार, उसके बारे में बोला गया है इनका क्षेत्राधिकार कितना होगा, ठीक है। तो इस क्षेत्राधिकार के बारे में बात कही गई है। इसके बाद आर्टिकल 143 बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 143, तो आर्टिकल 143 में बोला गया है कि राष्ट्रपति को यदि लगता है कि उनको सलाह की ज़रूरत है तो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, तो इनका दायित्व बनता है सुप्रीम कोर्ट का सलाह देने का। 144 की बात करें तो सिविल तथा न्यायिक अधिकारों का, जो सिविल तथा न्यायिक अधिकार हैं उनका उच्चतम न्यायालय उनको सहायता प्रदान करता है। सिविल या न्यायिक मामले होते हैं उनके लिए उच्चतम न्यायालय क्या करते हैं, सहायता प्रदान करते हैं। और इसके बाद 145 की बात करें तो न्यायालय के नियम के बारे में बोला गया आर्टिकल 145 में कि न्यायालय का किस प्रकार के नियम कायदे होंगे, आर्टिकल 145 में बोला गया है। और 147 में आपकी बात करें तो व्याख्या के बारे में बोले गए हैं, तो व्याख्या किस प्रकार की होगी सुप्रीम कोर्ट की, इसके बारे में। तो इस प्रकार से हमारा आज सुप्रीम कोर्ट हो जाता है, और अगला जो होगा वो होगा हाई कोर्ट, ठीक है। इसके बाद जो भी चैप्टर होगा बता दिया जाएगा। अपना ध्यान रखें, ठीक, ओके, टेक केयर योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।